नमस्कार, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी साहित्य सिलसिले में। एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। जून 2024 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए साहित्य गुरु के साथ और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये बनाई जा रही है सीरीज़, इसमें आपको केवल एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं वही चीज़ें दिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, और इसके जो नोट्स हैं वह मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और जो नोट्स है उसका फ़ायदा उठा करके अपनी रिवीजन जो है और भी अच्छी कर सकते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी यूनिट हैं, सभी के मैं वाइज मतलब सभी यूनिट वाइज भी मैं क्लासेस लेके आया हूं। तो चलिए इस यूनिट में हम उन तथ्यों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, पीवाईक्यूज़ है, और पीवाईक्यूज़ के आधार पर ही उनके उत्तरों को लाया गया है। तो चलिए उन उत्तरों को भी देखेंगे और उन सभी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, यूजीसी नेट 2024 के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट आप लोग सब लोगों के लिए। देखिए, जो प्रेमचंद घर में है, जो रचना है वह किसके द्वारा लिखी गई है? शिवरानी देवी, जो कि इनकी पत्नी थी, प्रेमचंद की पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी शिवरानी देवी। और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में है जीवनी 1944 ईस्वी में लिखी थी, मतलब इसका प्रकाशन 1944 में हुआ था। और देखिए इनकी अन्य चीज़ें भी देखते हैं। देखिए, गायत्री कमलेश्वर, देखिए ये लेखिका हैं जिन्होंने कमलेश्वर मेरे हमसफ़र सन 2005 में लिखी। और देखिए, महिमा मेहता ने लिखी है उत्सव पुरुष नरेश मेहता सन 2003 ईस्वी में। तो मतलब जो रचनाकार के बारे में लिखी गई जीवनियाँ हैं, जो वह सारी की सारी जीवनियाँ हमें देखने को मिल रहा है, और उनके रचनाकार भी हमें देखने को मिल रहा है, और प्रकाशन वर्ष भी। और देखिए, कुमुद नागर ने लिखा है वट वृक्ष की छाया में, अमृतलाल नागर के बारे में लिखा गया है, 2006 ईस्वी की यह जीवनी है। और देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक, जैसा कि आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, पंत को विष्णु कहा जाता है, और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं उनको शिव कहा जाता है या महादेव कहा जाता है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा नाटक के प्रवर्तक, एक तरह से कह सकते हैं आधुनिक काल में जो नाटक के प्रवर्तक है वह माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का एक तरह से मतलब आरंभकर्ता भी मानते हैं मुकुटधर पांडे। तो देखिए क्या है कि चंद्रगुप्त नाटक जो है उन्हीं की रचना है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। तो सारे के सारे ऐतिहासिक नाटक जो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सारे के सारे नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद के ही हैं। और ये सारे के सारे मतलब एक समय अवधि में ही लिखे गए हैं, 1-2 साल के बीच में। देखिए, चंद्रगुप्त जो नाटक है 1931 का नाटक है, और ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है 1889 में हुआ था। देखिए, छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ हैं उनके हमें डेट ऑफ बर्थ याद होनी चाहिए। जैसे कि छायावाद के जो जयशंकर प्रसाद है उनका जन्म हुआ था 1889 में। उसके बाद नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1899 में, इनके 10 साल बाद। और उसके बाद नाम आता है पल्लव पंत, जिनको हम पंत के नाम से जानते हैं, सुमित्रा नंदन पंत के नाम से जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 1900 में। और महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में। और एक ये चारों के चारे जो है छायावाद के स्तंभ है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वह हमें याद होने चाहिए। देखिए, इस नाटक का विषय क्या था? जो चंद्रगुप्त नाटक था इसका विषय क्या था? पूछा जाता है, विषय दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये सारे जो विषय हैं किस नाटक में है। तो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक है। अलक्षेंद्र, मतलब अलेक्जेंडर को अलक्षेंद्र कहते हैं हिंदी में। अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदकुल का विनाश, सेल्यूकस का पराभव दिखाया गया है, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। मतलब चंद्रगुप्त से संबंधित तथ्यों को इस नाटक में दिखाने की कोशिश की गई है। इसके प्रमुख पात्र अगर देखें तो चंद्रगुप्त खुद है, चाणक्य है, सक्टार है, सिहरण है, आंभिक है, राक्षस है, राक्षस, ठीक है। और प्रमुख स्त्री पात्र देखें तो कॉर्नेलिया है। आपने कॉर्नेलिया का गीत भी सुना होगा। ये मधुमेह देश हमारा, जो कि जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। तो कॉर्नेलिया है, कल्याणी है, एलिस है, मालविका है, अलका है, सुवासिनी है। ये सारी सारी स्त्री पात्र हैं, ठीक है। और देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को अगर हम क्रम के अनुसार देखें तो देखिए, सज्जन, सज्जन जो उनका नाटक है 1910 का है, कल्याणी परिणय 1912 का है, और करुणालय यह भी रचना जो है 1912 का है।
प्रायश्चित 1913 का है, राजश्री 1915 का है, विशाख 1921 का है, विशाख इसका पूरा नाम है विशाख दत्त 1921 का है, आजाद शत्रु 1922 का है, जन्मेजय का नागयज्ञ 1925 का है, यहाँ गलत लिखा हुआ है 1925 का है, कामना 1927 का है, स्कंदगुप्त 1928 का, एक घूट 1930 का है और चंद्रगुप्त जो है 1931 का है और ध्रुव स्वामी 1933 का है। देखिए जयशंकर प्रसाद का आखिरी पूर्ण नाटक या आखिरी नाटक जो है ध्रुव स्वामी है, जो कि 1933 की है और इसमें स्त्री चेतना की बात की गई है, स्त्री मुक्ति से संबंधित मतलब यह नाटक है। और देखिए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो इसके रचनाकार है। देखिए ये जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका जो संदर्भ है सांस्कृतिक संदर्भ पर आधारित यह रचना है और इसके जो रचनाकार है विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र की यह रचना है और उनका भी जन्म पूछा जाता है। सीक्वेंस में लगाने को आता है कि रचनाकारों को उनके जन्म के क्रम के अनुसार लगाइए। तो 1926 में इनका जन्म हुआ था, 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो विद्यानिवास मिश्र जो थे इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विद्यानिवास मिश्र संस्कृत के विद्वान, जाने माने भाषाविद, साहित्यकार एवं एक सफल संपादक भी थे। वहीं देखिए ललित निबंध की परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय के साथ मिलकर एक त्रयी बनाते थे। मतलब 3 लोगों का इनका ग्रुप था जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, ये तीनों निबंध बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट लिखा करते थे और इन तीनों की एक त्रयी मतलब त्रिभुज बना करता था। तीनों लोग मिलकर एक ग्रुप बनाया करते थे 3 लोगों का। वहीं देखिए अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें तो कितने मोर्चे 2007 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ, कितने मोर्चे, गांधी का करुण रस 2002 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, चिड़िया रैन बसेरा, चितवन की छां 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ निबंध संग्रह है। ये पूछा जाता है चितवन की छां किसकी रचना है, तो विद्यानिवास मिश्र की रचना है, 1953 में प्रकाशन हुआ इसका। हल्दी धूप 1955 ईस्वी की है, कदम की फूली डाल 1996 ईस्वी की है, आंगन का पंछी बंजारा मन 1963 ईस्वी की है, मैंने सिल पहुंचाई 1966 ईस्वी की रचना है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, 1974 ईस्वी की रचना है और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह रचना है। तो यह 1974 की रचना है, ये याद होनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं थी। तो इनको आप जो PDF प्रोवाइड की जाएगी इनको आप फिर से रिवीजन कर लेना ताकि चीज़ें याद हो जाएं। प्रताप नारायण मिश्र जो कि भारतेंदु कालीन कवि हैं, निबंधकार हैं। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु युग में ऐसे कौन से रचनाकार हैं जिनको मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, तो प्रताप नारायण मिश्र को नहीं मिला है। और देखिए महादेवी वर्मा को यामा जो उनकी रचना थी उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए महादेवी वर्मा को जो उनकी एक रचना है यामा उसके लिए मिला है, और जो निर्मल वर्मा है और नरेश मेहता इनको संपूर्ण साहित्य मतलब जितनी भी रचनाएं इन्होंने की है सबको मिला करके उन पर मिला है इनको क्या चीज़, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी साहित्य में मतलब साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रताप नारायण मिश्र को नहीं मिला है। और देखिए ब्राह्मण का पूछा जाता है कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन था, तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र थे, ये भी पूछा जाता है। तो प्रताप नारायण मिश्र जो है यहाँ पे सही विकल्प है। इसका प्रकाशन कानपुर से 1883 में प्रकाशन हुआ था, मतलब प्रकाशन 1883 में ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन हुआ था और प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। यह भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका थी। भारतेंदु काल की ही बात हो रही है, तो भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका थी। और देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो पत्रिकाएं प्रकाशित की है कवि वचन सुधा, मतलब कवि वचन सुधा से ही भारतेंदु ने अपनी रचनाओं का प्रारंभ किया था 1868 से, जो रामचंद्र शुक्ल हैं भारतेंदु काल का आरंभ मानते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जो है भारतेंदु काल का आरंभ कब से मानते हैं, तो 1868 से मानते हैं।
और भारतेंदु ने सबसे पहली पत्रिका में जो मतलब संपादन का कार्य शुरू किया वह था कवि वचन सुधा। काशी से इसका प्रकाशन हुआ करता था। बलदेव प्रसाद काशी पत्रिका अलीगढ़ से, ठीक है, बलदेव प्रसाद जो थे काशी पत्रिका अलीगढ़ से प्रकाशित किया करते थे। वहीं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम है। कभी कभी ज़्यादातर जगह पर प्रेमघन ही हमें देखने को मिलता है, तो इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बनी इनकी पत्रिका का नाम है, जो कि 1881 में प्रकाशित हुआ करती थी मिर्जापुर से। और देखिए, कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, पूछा गया है एक दो बार। तो कविता से क्या होती है, मनुष्य की भाव की रक्षा होती है, मन के भाव की रक्षा होती है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। तो यह क्या है, रामचंद्र शुक्ल की ही दोनों स्टेटमेंट है, यह हमें पता होनी चाहिए, ये पूछी जा चुकी हैं। अगर हम देखें प्रताप नारायण मिश्र जो है, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में से एक थे। और देखिए, उन्होंने हिंदी साहित्य के विविध रूपों में सेवा की है। वे कवि होने के अतिरिक्त उच्च कोटि के मौलिक निबंध लेखक और नाटककार थे। हिंदी गद्य के विकास में मिश्र जी का बड़ा योगदान है, हमें इनका योगदान देखने को मिलता है हिंदी साहित्य के विकास के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं सफल अध्यापक रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता थे। भारतीय संस्कृति के बारे में जितना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है उतना दूसरे ने नहीं लिखा है, मतलब निबंधों के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है अपनी रचनाओं में। द्विवेदी की हिंदी साहित्य को सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने हिंदी समीक्षा की एक नई उदार और वैज्ञानिक दृष्टि का मतलब उत्पादन किया, उसका सृजन किया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्री में से एक होने का कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये पता होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती उनको किसने कहा है, हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती भी उन्हें कहा जाता है। और ये कहा है कवि निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को कहा है विशाल मंदिर की सरस्वती। तो ये स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। और देखिए, प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है 24 सितंबर 1856 में हुआ और मृत्यु 1894 में। प्रमुख लेखक थे, पत्रकार थे, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र भावपरक निबंधकार थे। इन्हें पश्चिमी निबंधकार रिचर्ड स्टील, जो भाव प्रधान निबंध लिखने के लिए विख्यात थे, के नाम से हिंदी का स्टील कहा जाता था। मतलब उपाधि दे दी गई थी इनको भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से इंग्लिश में ये स्टील लिखा करते थे, ठीक है, रिचर्ड स्टील लिखा करते थे। तो हिंदी का रिचर्ड स्टील किनको कहा जाता है, तो हिंदी का रिचर्ड स्टील जो है प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। भारतेंदु जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण मिश्र जी प्रति भारतेंदु और द्विवेदी हरिश्चंद्र कहे जाने लगे थे। देखिए, भारतेंदु जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण जो प्रताप नारायण मिश्र थे उनको भारतेंदु और द्विवेदी हरिश्चंद्र कहा जाने लगा था। मतलब उनकी जो शैली थी लेखन की वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी लगती थी। और देखिए, प्रताप नारायण मिश्र की अगर हम रचनाएं देखें तो वह यह है। नाटक अगर देखें तो गौ संकट, कली कौतुक, कली प्रभाव, हठी हम्मीर, जुआरी खुआरी, प्रहसन, संगीत, शाकुंतल, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद है। निबंध संग्रह अगर देखें तो निबंध है नवगीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, अनुदित गद्य कृतियाँ अगर हम देखें तो राजसिंह, अमर सिंह, इंदिरा, राधा रानी, युगलांगुरीय, चरिताष्टक और पंचामृत, ये सारी प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं और निबंध संग्रह है। तो ये हमें मतलब पता होनी चाहिए, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रताप नारायण मिश्र की अगर हम और रचनाएं देखें
तो देखिए नाटक में है गौ संकट, कली कौतुक, कली प्रभाव, हठी, हम्मीर, जुआरी, कुआरी, प्रहसन। ये जो हमने ऊपर देखा वही है, लेकिन हमें दोबारा पढ़ने में क्या दिक्कत है, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें याद करनी है। निबंध संग्रह भी हमने देखा था, नवगीत था, प्रताप था, पीयूष था, प्रताप समीक्षा था, ये सारी सारी। और अनुदित कृतियाँ भी पूछी जाती है, तो राजसिंह, अमर सिंह, इंदिरा, राधा रानी, युगांकुलिर, युगलांग युगलांगुरीय, चरिताष्टक, पंचामृत, नीति रत्नमाला, ये सारी सारी इनकी अनुदित रचनाएं हैं। अगर हम कविता देखें तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, ब्रेडला, स्वागत, दंगल खंड, त्रिप्यंताम, लोकोक्ति शतक, दीवो, बहम, उर्दू में ये सारी सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। देखिए इनका पूरा जो नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और भारतेंदु युग के बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कवि हैं। ये भारतेंदु के ही मतलब समकक्ष रहे हैं, भारतेंदु से ये छोटे थे, और मतलब इन्होंने बहुत ही भारतेंदु का सबसे ज़्यादा सहयोग जो है इनको मिला है। भारत सौभाग्य इनकी रचना है, प्रयाग रामागमन इनकी रचना है, संगीत सुधा सरोवर इनकी रचना है, भारत भाग्योदय काव्य, ये सारी की सारी जो है प्रेमघन की रचनाएं हमें देखने को मिल रही है। और देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये सारी रचनाएं अभी हमने ऊपर देखी। देखिए कुछ चीज़ें जो है रिपीट हो गई हैं तो उन्हें हम छेड़ देते हैं। ये देखिए धर्मवीर भारती से संबंधित तथ्य देखते, ये बहुत बार पूछा गया है कि जो ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, तो ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती की रचना है और 1958 की रचना है। पश्यंती 1969 की रचना है। बालकृष्ण भट्ट के अगर हम निबंध संग्रह देखें तो साहित्य सुमन और भट्ट निबंधमाला इनकी रचना है। आत्मनिर्भरता 1893 की इनकी रचना है बालकृष्ण भट्ट की। और देखिए राजा लक्ष्मण सिंह का जो जन्म था 1826 में हुआ था, मृत्यु 1896 में। देखिए इन्होंने आगरा में प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला था। प्रजा हितैषी नामक पत्र पूछा जा चुका है कई बार कि प्रजा हितैषी जो पत्र है किसके द्वारा संपादित किया गया था या निकाला गया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा निकाला गया था। और 1863 ईस्वी में महाकवि कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने अनुवाद किया। किस नाम से? शकुंतला नाटक के नाम से इन्होंने अनुवाद किया। इन्होंने 1881 ईस्वी में मेघदूत के पूर्वार्ध और 1883 ईस्वी में उत्तरार्ध का पद्मानुवाद प्रकाशित करवाया। तो पद अनुवाद मतलब कविता के रूप में जो अनुवाद किया था इन्होंने, उसका अनुवाद प्रकाशित किया है, ठीक है, करवाया मेघदूत का। और देखिए जिसमें चौपाई का प्रयोग किया है, दोहा, सोठा, शिखरणी, सवैया, छप्पे, कुंडलियाँ और धनाक्षरी छंदों का प्रयोग किया। देखिए ये सारी सारी क्या है, छंद हैं। दोहा छंद है, चौपाई भी क्या है, छंद है। मतलब किसी भी चीज़ को लिखने का जो तरीका होता है या जो शैली होती है, जैसे कि कबीर के हमें दोहे देखने को मिलते हैं और मुकरियाँ हमें उसकी देखने को मिलती है अमीर खुसरो की, तो ये सारी सारी छंद हैं। चौपाई, दोहा, सोटा, ये सारे सारे छंद हैं, तो आपको पता होना चाहिए छंद क्या है। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषा का प्रयोग अपनी रचना में किया है बालकृष्ण भट्ट ने। तो बालकृष्ण भट्ट जो है दोनों भाषाओं में लिखा करते थे, यह भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम इनकी प्रमुख कृतियों को देखें तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 1844 में हुआ था, मृत्यु 1914 में। सफल पत्रकार थे, उपन्यासकार थे, नाटककार और निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट को आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। जो आज हम कविताएं देखते हैं गद्य के रूप में, उसका जो जनक है बालकृष्ण भट्ट को ही माना जाता है। हिंदी गद्य साहित्य के निर्माताओं में उनका प्रमुख स्थान है। तो हिंदी साहित्य के निर्माताओं में उनका बहुत ही ज़्यादा प्रमुख स्थान है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित कृतियों को अगर हम देखें तो निबंध है उनका चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का शैलानी, माता का स्नेह, आंसू। देखिए आंसू जो रचना है बालकृष्ण भट्ट की रचना है और जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। तो आप अगर आ जाए कि बालकृष्ण भट्ट की रचना या जयशंकर प्रसाद की, तो ऑप्शन देख के टिक लगाइएगा। लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर। और उपन्यास अगर हम देखें तो नूतन ब्रह्मचारी, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान, यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
बालकृष्ण भट्ट की रचना है रहस्य कथा। ये तीनों के तीनों जो हैं उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के हैं। और देखिए प्रताप नारायण मिश्र, जैसा कि अभी हमने इनके बारे में पीछे पढ़ा, इनका जो जन्म था 1856 में हुआ था, मृत्यु 1894 में। भारतेंदु युगीन कवि हैं। विषय की दृष्टि से देखें तो निबंधों में बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। शैली की दृष्टि से देखें तो 4 प्रकार के निबंधों की रचना इन्होंने की है। पहला है वर्णनात्मक, मतलब किसी चीज़ का वर्णन किया है। फिर है विचारात्मक, विचार प्रधान रचनाएं देखने को मिलते हैं। निबंध भावात्मक देखने को मिलता है। और हास्य व्यंग परक, मतलब हास्य भी इनके रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। अगर हम इनके निबंधों की बात करें तो धोखा, दात, वृद्ध भव, मनोयोग, ईश्वर की मूर्ति आदि इनके निबंध है। तो ये हमें देखिए पता होना चाहिए, एक नज़र तो कम से कम हमें इन सभी पॉइंट्स को देख ही लेना चाहिए। अगर हम काव्य रचनाएं की बात की करें तो प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, हर गंगा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक बार में याद नहीं होंगे। एक बार आप वीडियो देखिए और एक बार आप रिवीजन कीजिए। चीज़ों को याद करने में वक्त लगता है, बार बार जब चीज़ें आती हैं हमारे सामने तभी जाके चीज़ें याद होती है। इसीलिए कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें रिपीट हो जाते हैं गलती से, तो आप उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको वापस देख लीजिए ताकि वो पॉइंट्स आपको याद हो जाए। देखिए नाटक, अगर नाटक रचनाएं देखें उन्हीं की, तो कलि कौतिक रूपम 1886 ईस्वी की रचना है प्रताप नारायण मिश्र की। बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त हमने अभी इससे ऊपर पढ़ा था बालकृष्ण भट्ट, और ये हैं बाल मुकुंद गुप्त। इनका जो जन्म है 1865 में हुआ था, मृत्यु 1907 में। भारत मित्र, पूछा गया प्रश्न है कि भारत मित्र जो है इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त, और इस पत्रिका के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त भारत मित्र। इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगीन है और शरीर महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन। ठीक है, द्विवेदी जी की जब भी बात की जाए, द्विवेदी युग के बारे में पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ना हो करके वे महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और रचनाएं अगर हम देखें तो हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, फुट कविता आदि, फुटकल कविताएं इनकी रचनाएं हैं, बहुत सारी कविताएं हैं। और देखिए नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक जो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। तो नागरी नीरद, यह पूछा गया प्रश्न है कि नागरी नीरद किसकी पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, पहले तो ये याद होना चाहिए। और इसके जो संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, जिसका प्रकाशन 1826 में हुआ था, और पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। वहीं देखिए नागरी जो मतलब ये जो साप्ताहिक पत्रिका है इसके संपादक जो हैं प्रेमघन हैं। और देखिए कुछ लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं को अगर हम देखें तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं, मिश्र जी का जो जन्म है 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1894 में हो गई थी। भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक कवि माने जाते हैं। कलि कौतुक, हठी, हम्मीर, गौ संकट, भारत दुर्दशा, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। जुआरी खुआरी, जुआरी जो रचना है और खुआरी जो रचना है प्रहसन है, मतलब हास्य व्यंग है एक तरह से। ठीक है, और देखिए बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट से संबंधित तथ्य को देखते हैं हम। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जाता है। जो आज जो हम गद्य देखते हैं कविता में, उसका जनक माना जाता है बालकृष्ण भट्ट को। साहित्य सुमन भट्ट निबंधमाला, आत्मनिर्भरता निबंध संग्रह, चंद्रोदय, संसार महानाट्य शाला, प्रेम के बाग का शैलानी, माता का स्नेह और आंश लक्ष्मी, आंसू या आंश लक्ष्मी इनकी रचनाएं हैं। तो देखिए सारे के सारे नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये एग्ज़ाम में आने वाले तथ्य हैं। आप अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करते रहिए और अपने जो भी हैं नेट जेआरएफ से संबंधित जो भी नोट्स हैं
वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपने दोस्तों को जोड़िए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और साहित्य गुरु के साथ बने रहिए और हिंदी साहित्य को एक नए आयाम देने की कोशिश कीजिए और नेट जीआरएफ में सिलेक्ट होजिए। धन्यवाद।